अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डिप्लोमेटिक इकोनॉमी, आपका होस्ट आमिर अली ऑन 89 HD। दुनिया में जियोपॉलिटिकल जियोग्राफिकल पोजीशन किसी भी मुल्क की वो उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा करती है उस मुल्क की इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए। ट्रेड रूट्स, हार्बर्स, ये वो तमाम एलिमेंट हैं जिन्होंने बहुत से छोटे छोटे ममालिक को एक इकोनॉमिक जॉइंट में कन्वर्ट कर दिया है। अगर हम नाम ले तो सिर्फ एशिया में हमें सिंगापुर डेफिनेटली मलाका चौक पॉइंट पे नजर आता है। हांगकांग साउथ चाइना सी में एक हब बना। इसके साथ वो कंट्री भी ऐसा दुबई जिसके पास कोई ऐसी काबिल जिक्र पोर्ट नहीं थी, लेकिन उन्होंने भी जबल अली पोर्ट डेवलप की, डीप सी पोर्ट बनाने की, आर्टिफिशियल पोर्ट बनाने की कोशिश की और एक इकोनॉमी को अपनी तरफ ट्रेवल करवाया। मैं यहाँ पे कुछ चीजों का जिक्र करना जरूरी समझता हूं कि व्हाई दिस ट्रेड इज इंपॉर्टेंट, लाइक द ब्लू ट्रेड इज इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हम देखते हैं तो एक वक्त था कि कराची की पोर्ट पाकिस्तान की नहीं बल्कि पूरे रीजन की वन ऑफ द बिजिएस्ट, वन ऑफ द हाईएस्ट रैंक पोर्ट थी। लेकिन स्लोली स्लोली कराची पोर्ट को डिस्ट्रॉय किया गया। कराची पोर्ट को जिस सिस्टम से डिस्ट्रॉय किया गया उसकी रीजन से रीजन में बहुत सारी और पोर्ट्स डेवलप हो गई। लेकिन क्या पूरी दुनिया ने नहीं देखा कि पिछले 3 माह में 4 माह में कराची पोर्ट ने इतना कार्गो हैंडल किया कि जो हिस्ट्री में इतना कार्गो हैंडल नहीं हो सका था। एक बहुत बड़ी फिगर दी जाती है उतनी कि इतने हजार कंटेनर कराची पोर्ट ने इसी सिस्टम के साथ हैंडल किए। लेकिन क्या यह सिस्टम परफेक्ट है? मैं बिल्कुल इस बात से एग्री नहीं हूं। सबसे पहले मैं जिस चीज पे शुरू करूंगा उसे कहते हैं कि फेस टाइम। फेस टाइम क्या है कंटेनर का? कि कराची पोर्ट पे अगर कोई कंटेनर, अगर कोई जहाज लगता है तो वो पोर्ट पे कितनी देर में डॉक होता है, कंटेनर उतरने में टाइमिंग कितनी होती है, उसके बाद वो कंटेनर कितनी देर में शिफ्ट होता है पोर्ट के ऊपर, पोर्ट के बाद उसकी इंस्पेक्शन के बाद उसकी क्लियरेंस, और उसकी क्लियरेंस के सिस्टम में आपको पता चलता है कि जी वो काम जो कि बहुत पूरी दुनिया में शायद इसके लिए टाइम दिया जाता है। बहुत से ममालिक हैं उनके पास मैक्सिमम टाइम वो कहते हैं 72 आवर्स, अदरवाइज 48 आवर्स, इससे भी कम टाइम है कि आपका कंटेनर उतरता है, स्कैन होता है, उसकी ड्यूटी बनती है और वो लोगों को डिलीवर हो जाता है, उसकी ड्यूटी पे होती है। हमारे यहां पे क्या होता है कि कंटेनर आता है, कंटेनर आने के बाद सबसे पहले आप एक लंबी क्यू में लग जाते हैं इंस्पेक्शन की। उसके बहुत सारे रिजल्ट्स आते हैं, डिले होती है, शिपमेंट डिले होती है। फिर आप उसको टर्मिनल से अगर आउट भी करते हैं तो टर्मिनल से सिर्फ पोर्ट से आउट करके आपको हाईवे तक लाने के लिए यू नीड आवर्स एंड आवर्स। यानी आप अपनी इकोनॉमी को इतना डिले करें, इट इज कॉल्ड द डिलेशन ऑफ द इकोनॉमी। मैंने इसलिए इसको फेस टाइम का नाम दिया है कि व्हाट इज द फेस टाइम ऑफ अ डिलीवरी ऑफ अ कंटेनर। आज भी अगर एवरेज हम देखते हैं तो एक कंटेनर कराची पोर्ट से लेके जब तक कि वो फाइनल डेस्टिनेशन लाइक लाहौर, सियालकोट, गुजरावाला, फैसलाबाद या किसी भी और एरिया में वहां पे डिलीवर नहीं हो जाता तो पता चलता है कि देयर आर 3 वीक्स 4 वीक्स हैव गॉन। उन 3 से 4 दिन का जो इफेक्ट आता है वो इकोनॉमी पे, इसे कहते हैं डिलेइंग ऑफ द इकोनॉमी। आपकी इकोनॉमी डिले हो रही है, आपका सिस्टम डिले हो रहा है। बड़े अरसे से ऐसा ही हो रहा था। फाइनली जो न्यूज जिसकी वजह से मुझे ये लगा कि मुझे ये प्रोग्राम करने की जरूरत है कि प्राइम मिनिस्टर ने एक टास्क फोर्स बनाई। उस टास्क फोर्स का मतलब क्या है कि टास्क फोर्स बनती क्या है? इसे प्राइम मिनिस्टर टास्क फोर्स फॉर केपीटी, फॉर मैरीटाइम, बेसिकली मैरीटाइम। तो टास्क फोर्स का मतलब क्या है कि ये फोर्स इन चीजों को बड़ी तेजी से, यानी कि उनमें जो रुकावटें हैं, जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं, जो टेक्निकल हर्डल्स हैं, उनको कैसे रिमूव करेगी। तो डेफिनेटली कुछ एरियाज हैं जो मैं भी आइडेंटिफाई करना चाहता हूं कि ये वो एरियाज हैं जिसमें से सबसे पहला मैंने फेसलेस का बताया। फिर हमारा कंटेनर जब हमारे बड़े शिप पोर्ट पे आते हैं तो उनका सिर्फ डॉकिंग टाइम ही इतना लंबा हो गया है। पूरी दुनिया में आता है, कराची इज अ नेचुरल डीप सी पोर्ट, सीधा शिप आता है, वो लगता है वहां पे टर्मिनल पे लगता है और उसकी ऑफ लोडिंग में पूरी दुनिया में चंद घंटे लगते हैं। पाकिस्तान में कई कई दिन लग जाते हैं कंटेनर जो है ऑफलोड हो रहे होते हैं शिप से। जीपी इट इज अनदर कॉस्ट, और इसकी वजह से हमारे पास मैरीटाइम शिपिंग रूट्स हमारे पास नहीं बन रहे।
ईआरपी सिस्टम पूरी दुनिया में अप्लाई हो चुका है, हर चीज में। अब तो हर एक सिस्टम, एवरीथिंग हैव बीन रिप्लेस्ड बाय ईआरपी। पाकिस्तान में अल्लाह करे, कहा तो जा रहा है कि इस पे काम होगा, काम होना भी चाहिए, बट दिस इज अ वेरी क्लियर, मेरी एक प्रपोजल है कि हमें ईआरपी इसके साथ इंगेज करनी चाहिए, जिसमें हमने जो है एक सिस्टम हो हमारे पास कि इतने कंटेनर आ रहे हैं, इतने ऑफ हो गया, और पूरा डाटा सिस्टम होना चाहिए। बेसिकली तो ईआरपी इज अ डाटा सिस्टम एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमी। पाकिस्तान में एक वक्त था कि कराची के पास एक बहुत बड़ी शिप रीबिल्डिंग इंडस्ट्री थी। दुनिया में कहा जाता था कि वन ऑफ द बिगेस्ट, वहां पे हर दफा होता था, और लाखों लोग उस पेशे से मुंसलिक थे, लाखों लोग। वो क्या था? शिप्स की रीबिल्डिंग और शिप तोड़ना, शिप ब्रेकिंग। उस इंडस्ट्री को तबाह कर दिया गया, वो इंडस्ट्री जहां पे हजारों लाखों लोग। और कैसे तबाह किया गया? आपने उन पे, वो जो शिप आते थे, आपने उन पर टैक्स पर टैक्स एंड अनदर टैक्स, और आपने सिस्टम वाइज उन लाखों लोगों को, मजदूरों को, घरानों को बेरोजगार कर दिया। और एशिया की, एटलीस्ट मैं गारंटी देता हूं कि वो सबसे बड़ी शिप बिल्डिंग, शिप की ब्रेकिंग एक एरिया था, एक यार्ड था, हमने उसको सिस्टमैटिकली बिल्कुल तबाह कर दिया। अब तो खैर शिप रीबिल्डिंग की बात होनी चाहिए। पाकिस्तान में शिप रीबिल्डिंग पे भी बहुत काम करने की जरूरत है। हमारी गवर्नमेंट को यह देखना चाहिए कि हमारे पास कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं कि जिस पे हमें काम करने की जरूरत है। शिपमेंट क्लियर होती है, या शिपमेंट फर्ज करें कि वो वेयर हाउस में जाती है एज अ बॉन्डेड वेयर हाउस। क्या आपके पास इनफ ट्रैकिंग एंड सीसीटीवी सिस्टम मौजूद है? अब चोरी कहां होती है? वो होती है कि जब आपका कंटेनर पोर्ट से बॉन्डेड वेयर हाउस में जाता है और ऑन द वे ही पता चलता है कि उसके साथ पता नहीं क्या हो गया है, या बॉन्डेड वेयर हाउस में कुछ हो गया है। तो वो जो चोरी, वो जो चोरों का सामान, आज भी हम उसको ट्रैक नहीं कर पा रहे। पूरी दुनिया में एक सीसीटीवी से आगे भी बहुत सारी चीजें आ चुकी है, हम खाली सीसीटीवी पे नहीं रह सकते। तो क्या हमने वो सारा इंप्लीमेंट किया? ये तो छोटे छोटे काम थे, पर फिर भी आज हमारी पोर्ट फ्लरिश कर रही है। और ये फ्लरिश, मैं आज के प्रोग्राम के हवाले से एक बात कहना चाहता हूं, ये सिर्फ आज पाकिस्तान के लिए नहीं कर रही। कराची पोर्ट ने रीजनल डायनामिक्स को चेंज कर दिया है। अब बहुत सारे ममालिक, आपकी एक्सेस, इट इज योर एक्सेस इज नॉट ओनली फॉर अफगानिस्तान। आप ये याद रखें कि इसकी एक्सेस अब आपके साथ ईरान भी इंगेज है। ईरान भी चाहता है कि वो इस पोर्ट को यूज करे फॉर इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन। अच्छा, ईरान को छोड़ते हैं हम, फिर सेंट्रल एशिया तक, दैट ऑल कंट्रीज दे आर वेरी मच कंसर्न, दे आर वेरी मच इंगेज। वो हमारे साथ काम करना चाहते हैं। और ये सिर्फ आफ्टर दिस कॉन्फ्लिक्ट इन द मिडिल ईस्ट, कराची एक हब बन जाएगा और बनने के लिए जा रहा है फॉर द ट्रांसशिपमेंट अप टू ऑल द कंट्रीज, जैसा कि पहले कभी था। लेकिन हमें उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करने की जरूरत है, एंड एज सून एज पॉसिबल। वी आर लेट बाय द वे। लेकिन मैं फिर भी प्राइम मिनिस्टर टास्क फोर्स को ये क्रेडिट देना चाहूंगा कि एटलीस्ट ये इनिशिएटिव लिया गया और ये बात सोची गई कि हाँ, हमारी इकोनॉमी कहां कहां लैक कर रही है, कौन से ऐसे एरियाज हैं जिन पे हमें काम करने की जरूरत है। नेक्स्ट, हम अगर बात करते हैं तो पाकिस्तान में शिपिंग कॉस्ट, हमारी टोटल इंपोर्ट्स हैं, ठीक है, 60 बिलियन, 65 बिलियन, एनीवे देयर आर स्पेकुलेटेड अमाउंट्स। मैं कहता हूं 80 बिलियन है, लेकिन आप $5 बिलियन एनुअली शिपिंग कॉस्ट पे कर रहे हैं मुख्तलिफ सूरतों में। नंबर 1, आप उसकी कॉस्ट पे कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन की, जो कि आप डॉलर्स में पे कर रहे हैं। एंड देन सेकेंडली, उसी डिले की वजह से आप एक ऐसे सेक्टर में दाखिल हो जाते हैं, वो होता है डैमेज एंड डिटेंशन। एस्टिमेटेडली पाकिस्तान ने डैमेज एंड डिटेंशन की सूरत में हर साल हम शिपिंग कॉस्ट एंड डैमेज एंड डिटेंशन, जो कि हम डॉलर्स में पे कर रहे हैं, $5 बिलियन प्लस है। ये मैं दावे से कह रहा हूं कि ये $5 बिलियन प्लस की अमाउंट है। और वो किस वजह से पे की जा रही है? वो हमारी नेग्लिजेंसी है। एटलीस्ट उसमें से $2.8 बिलियन जो डैमेज और डिटेंशन है, इसे तो अवॉइड किया जा सकता है ना, ग्लोबली अवॉइड किया जा सकता है। लेकिन पूरी दुनिया की शिपिंग लाइन को आप वो पेमेंट दे रहे हैं और डॉलर की सूरत में दे रहे हैं, और वो पाकिस्तान के खजाने पे कितना बड़ा बोझ है।
इस सारे सिस्टम को स्विफ्ट किया जाना चाहिए था। स्विफ्ट आज भी हो सकता है। मेरी टास्क फोर्स से यह गुजारिश है कि प्लीज इस चीज को बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करें। फिर एक वक्त था कि पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन पीएनएससी एक बहुत बड़ा इदारा था। कभी जैसे पीआईए बहुत बड़ा इदारा था कि पीआईए एक बहुत बड़ी एयरलाइन थी, दुनिया इनसे सीखने आती थी। सिंगापुर एयरलाइन ने, माल्टा एयरलाइन ने, यूएई एयरलाइन यानी कि जो इनकी एमिरेट्स है, ये तो सब ऑन रिकॉर्ड कहते हैं कि वी लर्न इट फ्रॉम वेयर, वी लर्न इट फ्रॉम पीआईए। लेकिन हमने कमाल जबरदस्त तरीके से उसमें भर्तियां कर करके, सियासी भर्तियां कर करके उस पीआईए का जो कि पाकिस्तान का प्राइड थी, हमने उसका कुचुम्बर निकाल दिया। यही काम फिर पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन के साथ भी हुआ। एक वक्त था कि इनके पास 70+ अपने शिप थे। पूरी दुनिया में जो कार्गो हैंडलिंग हो रही होती थी वो पाकिस्तान के अपने जाती शिप थे। वो शिप जो किसी दौर में 70+ थे, आज वो सिर्फ 10 रह गए। इससे ज्यादा डायलेमा आप लोगों को कोई सुनने की जरूरत है कि हम किस डायलेमा से गुजर रहे हैं? मेरी प्राइम मिनिस्टर टास्क फोर्स से यह भी अपील है कि आप इसको रिवाइवल की तरफ लेके जाएं। आप लीज पे ले, आप जैसे भी ले, लेकिन वो जगह जहां आपको 100% पता है कि इतनी ट्रांसपोर्टेशन है हमारे पास कंटेनर्स की, तो व्हाई नॉट यू हैंडल इट इन दिस वे? क्या मैं ये तोको नहीं कर सकता कि वो शिप जो आज से कुछ दहाइयां पहले 70 से ज्यादा थे, 70, 72, 73 जितने भी थे, वो आज 700 हो सकते थे, लेकिन हमने उसमें कमाल तरक्की ये की कि हमने उसमें 700 गुना कमी कर दी, हमने सिर्फ 10 कर दिया। बिल्कुल ये एक सोचने की बात है, बड़ी ही एक सीरियस इशू है। फिशिंग पॉलिसी, आज तक हमारी पोर्ट ऑफ फिशरीज की एक वजारत भी शायद होती होगी, पोर्ट एंड फिशरी भी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन वो इलीगल ट्रॉलर्स तो अभी भी ट्रॉलिंग कर रहे होते हैं पाकिस्तान के एरिया में, जिनको यहां से कभी भगाया जाता है और फिर वो इंतहाई कीमती मछली पकड़ लेते हैं, बाकी सी फूड को वापस समंदर में फेंक देते हैं। इवन जो लाइसेंस है, जो अनलाइसेंस है उन्हें तो छोड़ दें, जो लाइसेंस भी हैं वो आते हैं यहां से इंतहाई कीमती मछली पकड़ते हैं, बाकी मछली को वापस समुद्र में फेंक देते हैं, मुर्दा हालत में नीचे फेंक देते हैं, और वो पूरी सी फूड के एक सिस्टम को जाया कर रहे हैं। मैं एग्जांपल देना चाहता हूं हमारे नेबरिंग कंट्रीज की कि उनकी सी फूड इंडस्ट्री सिर्फ चंद ममालिक के लिए इट इज मोर देन $20 बिलियन, $20 अरब। आपका टोटल बजट डेफिसिट नहीं है $20 अरब, जिससे ट्रेड डेफिसिट को हम आज तक रोते हैं, जिसकी वजह से बार बार हम IMF के पास जाते हैं। आपको क्या करने की जरूरत है? सच अ ब्यूटीफुल लॉन्ग कोस्टल लाइन, एंड दैट इज लॉन्ग कोस्टल लाइन। वहां पे आप कितने शहर आबाद कर सकते हैं, फिशरी स्टेशंस बना सकते हैं, प्रोसेसिंग यूनिट्स लगा सकते हैं। मैंने तो सुना है, अल्लाह ताला मुझे देखने का मौका मिले कि जिवानी एक इतनी खूबसूरत एक पोर्ट है कि जिसमें आप समंदर से एक साइड से सूरज को उठता हुआ देखते हैं और दूसरी साइड पे गुरूब होता हुआ देखते हैं, और आप समंदर के दरमियान में खड़े हैं। इतनी प्यारी कोस्ट लाइन, और फिर उस कोस्ट लाइन को अगर हम फिशरीज इज नॉट अ स्मॉल सब्जेक्ट। अगर किसी को इस पे फिगर चाहिए तो आई कैन टेल विद देम, चाइना की फिशरी की इंपोर्ट, खाली सी फूड की इंपोर्ट ग्लोबली $60 बिलियन की है। आप चाइना के साथ आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं अपने ट्रेड बैलेंस को बढ़ाने के लिए। क्या हमारी आंखें खुल नहीं रही हैं? क्या हम उन तमाम मछेरों को जो वहां से फिश पकड़ने जाते हैं उनकी लॉन्चों को अपग्रेड ना कर पाए, उन्हें सस्ते कर्जे ना दे पाए? वो जब फिशिंग करके वापस आते हैं तो उसकी नेचुरल प्रोसेसिंग जो वर्ल्ड क्लास होनी चाहिए वो होनी चाहिए, वो नहीं कर पा रहे। ये भी हमारा डायलेमा है। एंड लास्टली, ब्लू इकोनॉमी एक वो सेक्टर है जिसपे हमने बड़ी देर से काम करना छोड़ दिया है, बात करनी छोड़ दी है। मैंने अपनी आंखों से उन गोरों को कराची की बीच पे, हॉक्स पे पर, उससे आगे उन्होंने लाइनों से बैठे हुए देखा था। कोई पाकिस्तान का इस्लाम खतरे में नहीं था, किसी जगह पे भी खतरे में नहीं था। इतनी खूबसूरत ब्लू वाटर आपके पास है, ग्रीन वाटर आपके पास है, नेचुरल ब्लू वाटर है। अस्तोला आइलैंड इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड
मे बी नॉट ओनली इन द रीजन, उसी को ही डेवलप कर ले, एक आइलैंड, ओनली ए वन आइलैंड, इट कैन चेंज द डेस्टिनी ऑफ दिस एंटायर एरिया। वहां के लिए स्पेशल लॉस बना दें, ओके, मेक इट फ्लेक्सिबल फॉर द फॉरेनर्स, फॉरेनर्स को सिक्योरिटी दें, वो लोग यहां पे आए। इतनी लंबी कोस्टल लाइन होने के बावजूद हम अपनी इंडस्ट्री को डेवलप नहीं कर पाए। वी हैव अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स अबाउट इट। इससे भी लंकावी की जो बीच है वो शायद कहीं ज्यादा गंदी है, नेचुरली कहीं ज्यादा गंदी है उन बीचेस से जो पाकिस्तान में मौजूद है। एक जेम्स बॉन्ड आइलैंड को लेके कितना बिजनेस किया है थाईलैंड ने, ओनली दे जस्ट यूज द नेम जेम्स बॉन्ड आइलैंड की। यहां पे कभी जेम्स बॉन्ड की फिल्म की शूटिंग हुई थी। तो पाकिस्तान में भी तो ऐसी बहुत सारी जगह, भवानी जंक्शन को कभी नहीं भूलना चाहिए, ये पाकिस्तान के लिए एक माइलस्टोन था इन 1950s। वेल, विद दिस ऑल स्मॉल सजेशंस, मेरी एक प्रपोजल है, एंड रियली आई शुड नॉट डिस्ग्रेस, इट इज अ गुड टास्क। प्राइम मिनिस्टर ने एक बहुत अच्छा टास्क लिया है। प्राइम मिनिस्टर ने मैरीटाइम टास्क फोर्स बनाई है, जिसका बन जाना आज से बहुत साल पहले जरूरी था। देर आए दुरुस्त आए। आई एम श्योर कि इस पे काम होगा और पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला जरूर अपने मैरीटाइम अफेयर्स को यूज करेगा अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होऊंगा, आपका होस्ट आमिर अली।